नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल अभिनंदन एकेडमी में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क यानी एनसीएफ 2005 को। तो दोस्तों, एनसीएफ 2005 से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे तो दोस्तों उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किसकी अध्यक्षता में विद्वानों ने एनसीएफ 2005 तैयार किया गया। तो दोस्तों किसकी अध्यक्षता में तैयार किया गया, तो दोस्तों ये प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एनसीएफ 2005 को तैयार किया गया था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला है एनसीएफ 2005 के निर्देशक कौन थे। तो दोस्तों एनसीएफ 2005 के निर्देशक प्रोफेसर कृष्ण कुमार थे। कौन दोस्तों, प्रोफेसर कृष्ण कुमार थे। अगला देखिए दोस्तों, अगला है एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र कौन सा है, वह कब दिया गया। तो दोस्तों कौन सा इसका मुख्य सूत्र है, तो दोस्तों वो है शिक्षा बिना बोझ के। क्या दोस्तों, शिक्षा बिना बोझ के। और दोस्तों ये कब दिया गया, तो दोस्तों ये दिया गया 1993 में। कब दोस्तों, 1993 में। अगला देखिए दोस्तों, अगला है किस मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 तैयार किया गया था। तो दोस्तों किस मंत्रालय, तो दोस्तों वो है मानव संसाधन, क्या है दोस्तों, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। और दोस्तों इसका नया नाम क्या है, तो दोस्तों इसका नया नाम क्या है, तो दोस्तों इसका नया नाम है शिक्षा मंत्रालय। क्या दोस्तों, शिक्षा मंत्रालय। इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है एनसीएफ 2005 की प्रारंभ रविंद्रनाथ टैगोर के किस निबंध से होता है। तो दोस्तों एनसीएफ 2005 का प्रारंभ रविंद्रनाथ टैगोर के किस निबंध से होता है, तो दोस्तों ये होता है सभ्यता और प्रगति। क्या दोस्तों, सभ्यता और प्रगति। अगला देखिए दोस्तों, अगला है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए। तो दोस्तों एक शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए, तो दोस्तों वो होनी चाहिए सुविधादाता के रूप में। क्या दोस्तों, सुविधादाता के रूप में एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है एनसीएफ 2005 में किन शिक्षण सूत्रों के अधिकतम प्रयोग का सुझाव दिया गया है। तो दोस्तों किन शिक्षण सूत्रों का प्रयोग अधिक किया गया है, तो दोस्तों वो है ज्ञात से अज्ञात और मूर्त से अमूर्त। क्या दोस्तों, मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी इस शिक्षण सूत्र का एनसीएफ 2005 में अधिक प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है एनसीएफ 2005 में बल दिया गया। तो दोस्तों एनसीएफ 2005 में किसका बल दिया गया, तो दोस्तों वो दिया गया था शांति के शिक्षा का। क्या दोस्तों, शांति के शिक्षा का बल दिया गया। अगला देखिए दोस्तों, अगला है प्रोफेसर यशपाल कमेटी का गठन कब हुआ था। तो दोस्तों कब हुआ था, तो दोस्तों ये हुआ था 1992 में। क्या दोस्तों, 1942 में प्रोफेसर यशपाल कमेटी का गठन हुआ था। अगला देखिए दोस्तों, अगला है एनसीएफ 2005 का क्या है दोस्तों, एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र है। तो दोस्तों एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र है बिना भार का शिक्षा। क्या दोस्तों, बिना भार का शिक्षा, यानी लर्निंग विदाउट बर्डन। क्या दोस्तों, लर्निंग विदाउट बर्डन। अगला देखिए दोस्तों, अगला है यशपाल समिति में कुल कितने सदस्य थे। तो दोस्तों यशपाल समिति में कुल 38 सदस्य थे। कितने दोस्तों, कुल 38 सदस्य थे। अगला देखिए दोस्तों, अगला है कैरिकुलम किस भाषा का शब्द है। तो दोस्तों कैरिकुलम एक किस भाषा का शब्द है, तो दोस्तों ये है लैटिन भाषा का शब्द है। क्या दोस्तों, कैरिकुलम जो है लैटिन भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है बच्चों के लिए स्कूली बस्ते के बोझ से ज़्यादा बुरा है ना समझ पाने का बोझ। इसका किसका कथन है, तो दोस्तों ये किसका कथन है, तो दोस्तों ये है यशपाल समिति का। क्या दोस्तों, यशपाल समिति का यह कथन है। अगला देखिए दोस्तों, अगला है एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों की गलतियां क्यों महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों की जो गलतियां है यह समाधान को समझने में सहायक होती है,
इसलिए दोस्तों एनसीएफ 2005 में बच्चों की गलतियों को महत्वपूर्ण माना गया है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों के आकलन का सही तरीका है। तो दोस्तों बच्चों के आकलन का सही तरीका क्या है? तो दोस्तों वो है दैनिक गतिविधियाँ। क्या दोस्तों? दैनिक गतिविधियाँ। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है एनसीएफ 2005 की कार्यशाला कहाँ पर आयोजित की गई? तो दोस्तों कहाँ पे की गई? तो दोस्तों ये की गई नई दिल्ली, यानी NCERT नई दिल्ली में एनसीएफ 2005 की कार्यशाला आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है शिक्षा बिना बोझ के जो एनसीएफ 2005 का प्रमुख स्रोत है किसका अर्थ होता है? इसका क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों इसका अर्थ क्या होता है? तो ये होता है पाठ्यचर्या के बोझ को कम करना। क्या दोस्तों? पाठ्यचर्या के बोझ को कम करना एनसीएफ 2005 का प्रमुख स्रोत है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है एनसीएफ 2005 में सामाजिक अध्ययन में कौन से मुद्दा को शामिल करने की अनुशंसा की गई थी? तो दोस्तों किस मुद्दा को शामिल करने की अनुशंसा की गई थी एनसीएफ 2005 में? तो है सभी स्तर के विद्यार्थियों के, क्या दोस्तों? सभी स्तर के विद्यार्थियों के लैंगिक एवं स्वास्थ्य संबंधित मुद्दों को एनसीएफ 2005 में अनुशंसा की गई थी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है एनसीएफ 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। तो दोस्तों कैसा केंद्र होना चाहिए? तो दोस्तों वो होना चाहिए दैनिक जीवन से जोड़ना। क्या दोस्तों? दैनिक जीवन से जोड़ना। अगला देखिए दोस्तों, अगला है यशपाल समिति ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? तो दोस्तों कब अपनी रिपोर्ट सौंपी थी? तो दोस्तों ये सौंपी थी 15 जुलाई 1993 को सौंपी थी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है नाटक विधि में रुचि लेते हैं। तो दोस्तों नाटक विधि में किस स्तर के बच्चे रुचि लेते हैं? तो दोस्तों वह लेते हैं प्राथमिक स्तर के बच्चे। क्या दोस्तों? प्राथमिक स्तर के छात्र जो हैं नाटक विधि में रुचि लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है यदि आप कक्षा में रामायण प्रकरण पढ़ाना चाहते हैं तो कौन सी विधि को श्रेष्ठ मानेंगे? तो दोस्तों किस विधि को श्रेष्ठ मानेंगे? तो दोस्तों वो है कहानी विधि को क्या मानेंगे दोस्तों? श्रेष्ठ मानेंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है यशपाल समिति का अन्य नाम था। तो दोस्तों क्या था? प्रोफेसर यशपाल समिति का अन्य नाम था राष्ट्रीय सलाहकार समिति। क्या दोस्तों? राष्ट्रीय सलाहकार समिति जो था यशपाल समिति का अन्य नामों से जाना जाता था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है एनसीएफ 2005 बल देती है। तो दोस्तों किस पे बल देती है? तो दोस्तों ये करके सीखने पर बल देती है। किस पे दोस्तों? करके सीखने पर एनसीएफ 2005 बल देता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों को प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम होना चाहिए। तो दोस्तों प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम कैसा होना चाहिए? तो दोस्तों वो होना चाहिए मातृभाषा। कैसा दोस्तों? मातृभाषा होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का लक्ष्य होना चाहिए। तो दोस्तों शिक्षण का लक्ष्य होना चाहिए। तो दोस्तों क्या होना चाहिए? तो दोस्तों वो होना चाहिए अमूर्त चिंतन का निर्माण करना, तार्किक ढंग से सोचना एवं संचालित करने की योग्यता का विकास करना। दोस्तों ये एनसीएफ 2005 के अनुसार गणितीय शिक्षण का लक्ष्य होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परिणाम था। तो दोस्तों क्या परिणाम था? तो दोस्तों ये था, क्या दोस्तों? यह था राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986 का। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है एनसीएफ 2005 में किसकी समझ प्राप्त होती है? तो दोस्तों किसकी समझ प्राप्त होती है? तो दोस्तों वो होती है रचनावाद की। क्या दोस्तों? रचनावाद की एनसीएफ 2005 में समझ प्राप्त होती है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है एनसीएफ 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहितार्थ है। तो दोस्तों क्या निहितार्थ है? तो है दोस्तों ज्ञान को, क्या दोस्तों?
ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, यही क्या है दोस्तों, एनसीएफ 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है भारत में अब तक एनसीएफ का संचालन कितनी बार किया जा चुका है। तो दोस्तों भारत में एनसीएफ का जो संचालन हुआ था ये अब तक 4 बार हुआ है। कितने बार दोस्तों, 4 बार। और कब हुआ था दोस्तों, तो 1975 में, और दोस्तों 1988, 2000 और 2005 में अब तक भारत में दोस्तों एनसीएफ 2005 संचालित हो चुका है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है एनसीएफ 2005 में अध्यापक व विद्यार्थियों का अनुपात क्या निर्धारित किया गया है। तो दोस्तों क्या निर्धारित किया गया है, तो दोस्तों 1:30 का अनुपात होना चाहिए। क्या दोस्तों, 1:30 का। दोस्तों इसका मतलब हुआ कि एक शिक्षक पे कितने बालक होना चाहिए, तो दोस्तों 30 बालक होना चाहिए। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल अभिनंदन एकेडमी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।